जरा सोचिए, सुबह सुबह आप उठते हैं, चाय का पेमेंट करने के लिए अपना फोन निकालते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पेमेंट फेल्ड। थोड़ा घबराकर आप बैंक का ऐप खोलते हैं तो देखते हैं कि वहां लिखा है आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। मतलब आपकी मेहनत की सारी कमाई, घर का किराया, बच्चों की फीस, सब कुछ एक ही झटके में अटक गया है। देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि भारत में हजारों लोगों की रोज की सच्चाई बन चुकी है। एक छोटा सा अनजान सा ट्रांजैक्शन और आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाता है, और अचानक आप अपने ही पैसों के लिए लाचार हो जाते हैं। पर यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इसमें अक्सर आपकी कोई सीधी गलती होती ही नहीं है। यह एक बहुत बड़े जाल का नतीजा है जिसमें कई बार निर्दोष लोग अनजाने में फंस जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे बाहर निकलने का एक पक्का कानूनी रास्ता है, और आज हम उसी रास्ते को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं। अकाउंट अनफ्रीज कैसे कराएं, ये जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये फ्रीज होता ही क्यों है। तो देखिए, होता क्या है, ये पूरा मामला एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। भारत के किसी कोने में कोई फ्रॉड होता है और वो पैसा फटाफट कई खातों से घूमता हुआ शायद सिर्फ कुछ हजार रुपए आपके खाते में पहुंच जाता है। हो सकता है ये पैसा आपको OLX पर कोई सामान बेचने के बदले मिला हो या किसी फ्रीलांस काम के लिए आया हो। आपको तो अंदाजा भी नहीं होता कि ये पैसा एक फ्रॉड का हिस्सा है। लेकिन जब असली विक्टिम शिकायत करता है तो साइबर सेल पैसे के उस पूरे ट्रेल में, उस रास्ते में आने वाले सभी के सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर देती है। अब आपके अकाउंट पर दो तरह की पाबंदी लग सकती है। एक होता है लायन। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ उतनी ही रकम ब्लॉक होती है जितने पर शक है। मान लीजिए 10,000 रुपए का मामला है तो सिर्फ 10,000 ही ब्लॉक होंगे। लेकिन दूसरा होता है डेबिट फ्रीज, और ये ज्यादा खतरनाक है। इसमें आपका पूरा का पूरा खाता ही बंद कर दिया जाता है। आप एक रुपया भी नहीं निकाल सकते, भले ही फ्रॉड अमाउंट छोटा सा हो और आपके खाते में लाखों रुपए क्यों ना पड़े हों। तो इस सेक्शन का निचोड़ ये है कि आपकी कोई गलती न होते हुए भी एक साइबर फ्रॉड की चेन में आपका अकाउंट फंस सकता है। तो जैसे ही आपको पता चले कि अकाउंट फ्रीज हो गया है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है शांति से अपनी बैंक की होम ब्रांच जाना। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, कस्टमर केयर पर फोन करके टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। आपको सीधा ब्रांच मैनेजर से मिलना है और उनसे कुछ बेहद जरूरी सवाल पूछने हैं। यही जानकारी आपके पूरे केस की दिशा तय करेगी। ये 4 सवाल आपके केस की नींव है। इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। आपको एकदम साफ साफ पूछना है। पहला, किस शहर की साइबर सेल ने ये आदेश दिया है? दूसरा, शिकायत नंबर क्या है? तीसरा, कौन से लेन देन की वजह से ये सब हुआ है? और चौथा, क्या आप मुझे उस आदेश की कॉपी दे सकते हैं जो बैंक को भेजा गया है? हाँ, ये हो सकता है कि बैंक कर्मचारी जानकारी देने में आनाकानी करें। अगर ऐसा हो तो आपको बस विनम्रता से लेकिन मजबूती से कहना है कि RBI के नियमों के मुताबिक ये जानकारी पाना एक ग्राहक के तौर पर मेरा अधिकार है। ये सुनते ही ज्यादातर अधिकारी सहयोग करने लगते हैं। तो इस सेक्शन का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? बैंक जाकर ये 4 जानकारियां हासिल करना आपका पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बढ़िया। तो अब आपके पास ये जानकारी आ गई है कि आपका अकाउंट किस शहर की साइबर सेल ने फ्रीज करवाया है। अब आपका दूसरा मिशन शुरू होता है, और इस मिशन का सबसे बड़ा हथियार है एक लिखित NOC एप्लीकेशन। देखिए, इसे सिर्फ एक चिट्ठी मत समझिएगा। ये एक कानूनी रिकॉर्ड है जो ये साबित करता है कि आप निर्दोष हैं और जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए इसे बहुत ध्यान से और प्रोफेशनली तैयार करना होता है। तो आपके एप्लीकेशन में कुछ बातें बिल्कुल साफ साफ लिखी होनी चाहिए। सबसे पहले आपका पूरा नाम, पता और बैंक डिटेल्स। फिर जो शिकायत नंबर आपको बैंक से मिला है वो। इसके बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा, उस ट्रांजैक्शन की पूरी कहानी, कि वो पैसा आपके पास क्यों और कैसे आया था। पूरी ईमानदारी से सब कुछ सच सच बताएं। और आखिर में साफ शब्दों में लिखें कि आप निर्दोष हैं और बैंक के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC जारी करने की रिक्वेस्ट करें। अपनी एप्लीकेशन के साथ अपनी बेगुनाही के सबूत लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। अपना आधार और पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और उस ट्रांजैक्शन से जुड़ा कोई भी सबूत, जैसे कोई इनवॉइस हो, चैट का स्क्रीनशॉट हो या कोई विज्ञापन हो, इन सब का एक PDF बनाकर उस साइबर सेल की ऑफिशियल ईमेल ID पर भेजें, और साथ ही स्पीड पोस्ट से एक हार्ड कॉपी भी पक्का भेजें।
संक्षेप में कहें तो एक मजबूत सबूतों के साथ तैयार की गई एप्लीकेशन ही आपका केस सुलझाएगी। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की जो हजारों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। ये है गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी किया गया नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे 2026 के एसओपी के नाम से जाना जाता है। और इसका सबसे बड़ा हाइलाइट है ये नंबर 90 दिन। जी हाँ, नए नियमों के तहत अब आपका अकाउंट अनिश्चित काल के लिए फ्रीज नहीं रखा जा सकता। अगर जांच में आप निर्दोष पाए जाते हैं और कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है तो मैक्सिमम 90 दिनों के अंदर अकाउंट को अनफ्रीज करना अब अनिवार्य है। तो ये MHA का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या SOP है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये पुलिस और बैंकों के लिए नियमों की एक गाइड बुक है जिसे होम मिनिस्ट्री ने बनाया है। ये साफ तौर पर बताती है कि ऐसे मामलों में उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और कितने दिनों में करना है, ताकि निर्दोष लोगों को लंबी परेशानी से बचाया जा सके। इस नई प्रक्रिया में अब टाइमलाइन तय कर दी गई है। जब आप अपने बैंक में शिकायत करते हैं तो बैंक को 7 दिनों के अंदर इसे CFCRMS पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। CFCRMS का मतलब है सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सेंट्रल सरकारी पोर्टल है। इसके बाद जांच अधिकारी यानी आईओ को अगले 15 दिनों में मामले की जांच करनी होती है और अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो अगले 15 दिनों में वो बैंक को होल्ड हटाने का निर्देश दे देता है। और ये देखिए, ये है सबसे बड़ी राहत की बात। अब आपको जांच के लिए दूसरे राज्य के पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। नए नियमों के मुताबिक जांच अधिकारी को प्राथमिकता के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही आपसे बात करके मामले का वेरिफिकेशन करना होगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर जांच अधिकारी 15 दिन में कोई जवाब ही न दे तो क्या होगा? नए SOP में इसका भी समाधान है। अगर 15 दिन में कोई एक्शन नहीं होता तो आपका केस अपने आप एक सीनियर अधिकारी जैसे एडिशनल SP या डिप्टी SP के पास पहुंच जाता है। इससे एक जवाबदेही तय होती है। तो इस सेक्शन का सार ये है कि अब आपके पास एक समय सीमा वाला पारदर्शी प्रोसेस है जिसमें जवाबदेही भी शामिल है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और ये समझते हैं कि भविष्य में ऐसी किसी भी मुसीबत से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। देखिए, कुछ छोटी छोटी सावधानियां आपको भविष्य में इस तरह की परेशानी से बचा सकती हैं। अगर आप ऑनलाइन लेन देन ज्यादा करते हैं तो एक अलग करंट अकाउंट का इस्तेमाल करें। रोजमर्रा के छोटे मोटे UPI पेमेंट्स के लिए एक ऐसा सेकेंडरी खाता रखें जिसमें कम पैसे हों। किसी भी अनजान व्यक्ति से पेमेंट लेने से बचें और हर ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड जैसे चैट या इनवॉइस हमेशा संभाल कर रखें। तो आज हमने तसल्ली से जाना कि बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, सही जानकारी कैसे निकालनी है, एक मजबूत NOC एप्लीकेशन कैसे तैयार करनी है और नए नियमों के तहत इसे कैसे अनफ्रीज करवाना है। याद रखिए, सही जानकारी और सही प्रक्रिया अपनाकर आप अपनी मेहनत की कमाई वापस पा सकते हैं। लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है, क्या 90 दिनों की ये समय सीमा उस वित्तीय और मानसिक पीड़ा को कम करने के लिए वाकई काफी है जिससे एक निर्दोष व्यक्ति गुजरता है?